English medium. Today we are going to discuss about a new lesson, that is chapter number 16, that is Rural Development and Employment Guarantee Scheme. Today we are going to discuss about introduction part of this lesson and the need for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. So let's start. First of all, introduction part. Mahatma Gandhi said many things about the villages of the India. We shall ponder over the certain things here. Firstly, real India lives in the villages and not in the cities. Second, if the villages are harmed, India will suffer. Real India lives in the 7 lakhs villages of India. Have we ever thought whether the people of these villages get adequate to eat or have clothes to cover their bodies? Thus, the real development of the India is possible only if the economy of the rural area develop. देखें, गांधी जी ने बहुत सारी चीजें कही थी. क्या क्या कही थी? उन्होंने ये कहा था, उन्होंने गांव के बारे में, विलेजेस के बारे में बहुत सारी चीजें कही थी. उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा रियल इंडिया है, मतलब जो एक्चुअल भारत है, जो असल भारत है, वो गांव के अंदर निवास करता है, सिटीज में नहीं करता. सेकेंडली, उन्होंने ये कहा था कि यदि विलेज को हार्म पहुंचेगा, विलेज को नुकसान पहुंचेगा, तो पूरे इंडिया को सफर करना पड़ेगा. इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो रियल इंडिया है वो भारत के 7 लाख गांवों के अंदर रहता है. और कभी हमने गांव के बारे में सोचा है कि गांव के लोगों को एडवोकेट फूड मिलता है खाने के लिए, या उन्हें प्रॉपरली कपड़े मिलते हैं, है ना? थर्ड, द रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल. तो देखें, इंडिया की रियल डेवलपमेंट जब भी पॉसिबल है जब गांव की या विलेज की डेवलपमेंट हो, जो विलेज की इकोनॉमी है वो ग्रो करे. ओके, as per the census of 2011, a large proportion of the population of India, that is 68.8%, live in the villages. Therefore, the rural area should be developed in such a manner that the rural people get employment locally. अब देखें, यदि हम 2011 के सेंसस की माने तो भारत की एक बड़ी तादाद, बड़ी संख्या 68.8% लोग ये कहाँ रहते हैं? ये गांव के अंदर रहते हैं, विलेज के अंदर रहते हैं. तो हमें क्या चाहिए? हमें अब ये चाहिए कि जो हमारे रूरल एरिया से वो डेवलप्ड हो. और किस तरीके से डेवलप्ड हो? कि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हो उनको वहीं पे काम मिल जाए, मतलब गांव के अंदर ही उन्हें काम मिल जाए, उन्हें गांव से बाहर नहीं आना पड़े काम के लिए, मतलब सिटीज एंड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं आना पड़े. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अदर सोशल एमिनिटीज एंड बेसिक नेसेसिटीज should be available locally so that the migration of the rural population could be checked. देखिए, अभी तक होता क्या है कि जो रूरल पॉपुलेशन के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जब उनको काम वगैरह नहीं मिलता है, मींस अगर उनके पास खेती की जमीन भी कम है और उनको काम अगर नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, मतलब सिटीज की तरफ आते हैं. सिटीज की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर उनको कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने को मिल जाएगा, या फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में काम करने को मिल जाएगा, या दूसरे सेक्टर में उन्हें काम करने को मिल जाएगा. इसलिए वो क्या होते हैं? माइग्रेट होते हैं. माइग्रेट होते हैं मतलब गांव से शहरों की तरफ आते हैं. तो देखिए, जब गांव से शहरों की तरफ हम आएंगे तो शहरों पे एक लोड बढ़ेगा, है ना? क्योंकि जो गांव से आ रहे हैं वो भी इंसान है, तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंजर्व करेंगे, उन्हें रहने के लिए मकान भी चाहिएगा, और इसके अलावा और भी जो बेसिक नीड्स है वो हमें उन्हें चाहिए ही. तो देखें, हमें अब गांव में इस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है कि जो उनकी सोशल एमिनिटीज है और जो बेसिक नेसेसिटीज है वो गांव के अंदर ही पूरी हो सके और उन्हें सिटी के अंदर माइग्रेट नहीं करना पड़े. देखिए, कोई भी अपना जो शहर है या अपना गांव है वो छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सी मजबूरी के तहत उन्हें जाना पड़ता है. तो हमें उनकी वहीं पे जो जरूरतें हैं, जो नेसेसिटीज है, उनको पूरा करना है. ओके, तो जब गांव की डेवलपमेंट होगी तो असल मायनों में इंडिया की डेवलपमेंट होगी. अब हम बात करेंगे द नीड फॉर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? देखिए, हम देखते हैं last 3 decades 1973 2003 have witnessed many major economic changes in the Indian economy. As a result of these changes, there has been considerable change in the share of agriculture, secondary activities and service sector in the gross domestic product. The contribution of the secondary sector has increased 8 times and that of the service sector by 11 times. But commensurate with that, employment opportunities have not increased.
In the secondary sector, employment opportunities have increased only about 2.5 times, and in service sector, employment opportunity have increased only about 3 times. In the year 1973, the share of agriculture sector in the gross domestic product GDP was about 45%. That of secondary sector was in 30%. अब देखें हमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स की जो जरूरत पड़ी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की हमें जो जरूरत पड़ी वो क्यों पड़ी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले ये कि 1973 से 2003 के बीच में, मतलब 1973 से 2003 के बीच में, इन 30 सालों के अंदर हमने बहुत सारे मेजर इकोनॉमिक चेंजेसमेंट देखे हमारे इंडियन इकोनॉमी में। वो क्या देखे? देखे जो हमारा शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर और जो सर्विस सेक्टर था उसमें हमें चेंजेसमेंट देखने को मिले। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है हमारा, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिले तीनों सेक्टर्स के शेयर्स से रिलेटेड। वो क्या है हम देखते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 8 टाइम इंक्रीज हुआ इन 30 सालों में, और जो सर्विस सेक्टर है वो 11 टाइम इंक्रीज हुआ इन 30 सालों के अंदर। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो इतनी नहीं बढ़ी। ओके, अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो ओनली अबाउट 2.5 टाइम्स, सिर्फ 2 या 2.5 टाइम्स ही जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ी सेकेंडरी सेक्टर में। और यदि सर्विस सेक्टर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो 3 टाइम्स ही बढ़ी। अगर मैं 1973 की बात करूं तो हमारा जो एग्रीकल्चर का शेयर था जीडीपी के अंदर, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, वो 45% था, और सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर था वो 30% था, और सर्विस सेक्टर का शेयर केवल 25% था। ओके, बट 75% पीपल एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर। लेकिन 75% लोग कहां पर एम्प्लॉयड थे, क्या काम करते थे? वो एग्रीकल्चर किया करते थे। और केवल जो 10% लोग थे वही सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर के अंदर काम किया करते थे। मतलब 10% लोग सेकेंडरी सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में ओनली 15% लोग काम किया करते थे। ओके, however during 2003 the contribution of the service sector has increased to 50% of GDP। अब 2003 में क्या हुआ? जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का वो 50% हो गया जीडीपी में। मतलब देखिए जो पहले कितना था, पहले ये केवल 15% था 1973 में सर्विस सेक्टर का शेयर जीडीपी में, लेकिन अब 2003 में कितना हो गया? 50% हो गया। और सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर है वो 30% हो गया जीडीपी में। पहले कितना था? ये 15%, सॉरी 10% था, अब कितना हो गया? ये 30% हो गया। ओके, मतलब 3 गुना बढ़ गया। बट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर वाज रिड्यूस्ड टू ओनली 22%। अब एग्रीकल्चर का शेयर जो पहले 25% था, अब वो घट के कितना रह गया? 22% ही रह गया। But even then the agriculture sector give employment to about 60% लोग, 60% people। देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? वो 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर मोर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादा है। Therefore, if some of the main power is diverted from agriculture to other sector, agriculture production will remain unaffected। तो देखिए अब ये कहा गया कि यदि कुछ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से डाइवर्ट करके दूसरे सेक्टर्स के अंदर चले जाते हैं तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है हमारा वो अनअफेक्टेड रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इंडिकेट द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अवर रूरल इकोनॉमी। देखिए यहाँ से हमें एक बात और नजर आ रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रूरल इकोनॉमी में हमें देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि 22% अभी जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का हिस्सा है, लेकिन 60% पीपल को काम दे रहा है। तो यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड होंगे। इट मे बी कॉल्ड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए इसको डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। अदर टाइप आर पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत से टाइप्स की मैं बात करूं तो एक पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है और एक अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। The situation gives rise to following problem in the rural area। अब देखिए ये वाली जो सिचुएशन है उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दिया रूरल एरियाज के अंदर। तो वो प्रॉब्लम वगैरह क्या है वो हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे को समझ में तो आ गई है कि द नीड फॉर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की हमें जरूरत क्यों लगी?
क्योंकि देखिए बहुत सारी हमारी इकोनॉमी के अंदर चेंज हुआ 30 सालों के अंदर, मतलब 1973 से लगाकर 2003 में बहुत सारा चेंजेसमेंट हुआ। और वो चेंजेसमेंट क्या हुआ कि पहले 1973 में जो हमारा एग्रीकल्चर का शेयर था जीडीपी में वो 25% था, लेकिन 2003 में ये घट के 22% हो गया। लेकिन 2003 में ये काम कितने लोगों को दे रहा था? 60% लोगों को दे रहा था। तो मतलब हमें यहाँ पर एक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। 60% लोगों को ये काम दे रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब कि देखिए जो एग्रीकल्चर होता है वो सीजनेबल होता है ना, मतलब कि एक सीजन पे ही जो एग्रीकल्चर है वो होता है। मतलब जो बीज बोए जाते हैं वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग बोए जाते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग बोए जाते हैं, और जो फसल काटी जाती है वो भी सीजन के अकॉर्डिंग ही काटी जाती है। तो बाकी के टाइम यहाँ पर क्या होता होगा इस एग्रीकल्चर सेक्टर्स में? अनएम्प्लॉयमेंट होता होगा ना। मतलब जिन लोगों के पास जमीन है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास ज्यादा जमीन है, जिनके पास में कम जमीन है, मतलब जो छोटे काश्तकार हैं या जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, तो वो जो यहाँ पर 60% लोग इन्वॉल्व है, वो जो काम करते होंगे, तो एक सीजनेबल वर्क उनके पास रहता होगा और बाकी टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। तो इसको सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की। ओके, आप देखें ये जो सिचुएशन है जिसका मैंने अभी डिस्कस किया, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दिया। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो 5 पॉइंट में हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ये टॉपिक्स को आपको एक बार रीड करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपको आगे आने वाली जो सिचुएशन है मतलब जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो समझ में आ सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।